एक्चुअली आपको करना क्या है, ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आज हम लोग ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमारे हमें किस टाइप का रिसर्च करना जरूरी होता है, ठीक है। किस टाइप का रिसोर्स हमारे पास होना जरूरी होता है, पहले हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग कितना करना चाहिए अभी के लेवल पे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि पूरे कोर्स में हम लोग क्या करेंगे ना, अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि भी हम लोगों ने HTML CSS पढ़ा है, तो ये जो प्रोजेक्ट बनाने जाए फुल वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बट इसमें यूज हम किसका कर रहे हैं, HTML CSS का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या करना है, HTML CSS का यूज करके जितना अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं उतना अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा इस कोर्स का, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, जब जावास्क्रिप्ट हमारा खत्म होगा, और इस प्रोजेक्ट में हम लोग ट्राई करेंगे क्या कि जो एनिमेशन है ना वो थोड़ा सा कम यूज करिएगा, क्योंकि अब बना तो पाएंगे नहीं अच्छा एनिमेशन सिर्फ CSS से, ठीक है। तो जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ लेते, जावास्क्रिप्ट में हम लोग एनिमेशन की एक लाइब्रेरी होती है जी सैप सैप, उसका यूज करेंगे तो आप एडवांस एनिमेशन बना सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही आप वो पढ़ पाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को जितना हमें आता है, ठीक है, उतना अच्छा बनाएंगे और पूरी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक, ताकि हम लोग इसको होस्ट कर सके। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, 500-600 रुपया, तो आप डोमेन परचेस कर लीजिएगा, होस्टिंग तो फ्री ही हो जाएगी, ठीक है। और ट्राई करिए कि पूरी वेबसाइट बनाते, क्लियर। देन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे और प्लस जी सैप पढ़ लेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके होंगे तो वहां पे हम लोग ना E कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि E कॉमर्स में हमें कुछ API भी अच्छा यूज करेंगे, ताकि और भी उसको फंक्शनैलिटी लेके आ पाए। तो वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से ही होगा। और क्योंकि एक फुल स्टैक अगर हम E कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर सिर्फ हम HTML और CSS में बना कोड करते हैं तो हमें कई बार ना डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम डॉम का यूज करके हम बाकी चीजें सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट से ही हम ऐड कर सकते हैं कंटेंट, क्लियर। तो दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट ही बनाएंगे, E कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट बेस होगा, ठीक है, फुल। देन उसके बाद थर्ड हमारा प्रोजेक्ट होगा, वो भी E कॉमर्स ही होगा, बट वो रिएक्ट बेस होगा, जब हम रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस दोनों पढ़ लेंगे तब, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा बैकएंड कंप्लीट हो जाएगा, नोड और एक्सप्रेस भी, और प्लस कुछ चीज़ें और हैं जो कि आप बैकएंड में ही हम पढ़ेंगे उसका, ठीक है। जैसे जेसन वेब टोकन हो गया, बिगक्रिप्ट, बहुत सारी लाइब्रेरी जो होती ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन की, तो बैकएंड में ही हम यूज करेंगे। तो फोर्थ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट वेबसाइट होगा वो वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट होगी। जस्ट लाइक कि अभी आप कोर्सेज की वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा डेटा होता है, जो वीडियो की फाइल बहुत बड़ी होती नहीं, तो उसको हमें स्ट्रीम के फॉर्मेट में करना होता है, ठीक है, ताकि वीडियो ना चंक के रूप में ना लोगों के पास जाए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत काफी चीजें हमें यूज करनी होती है। तो ये चार प्रोजेक्ट जो कि एक तरीके से ना चार अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये वेबसाइट ना बनाने के बाद आप मार्केट में ये तो बोल सकते हो कि मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि ये बस शुरुआत होगी, ठीक है। तो जितना भी अच्छा बना सकते हैं अच्छी बात है, नहीं बनता है डिजाइन आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। क्योंकि आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, आखिरी में सब कुछ UX UI सब कुछ कंप्लीट करके बनाएंगे। क्योंकि वो सिर्फ प्रोजेक्ट ही 3 महीना हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ होगा। तो वो आखिरी वाले तक जाने से पहले आप ना जज मत करिएगा अपने आप को किसी भी पार्टिकुलर चीज को लेकर। जैसे कि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एनिमेशन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो जज मत करिएगा। जावास्क्रिप्ट बाद अगर हम एनिमेशन बना ही लेंगे, बट आप शायद में भी UX और UI इतना अच्छा ना बना पाए, तो भी मत जज करिएगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर रिएक्ट के बाद, रिएक्ट और नेक्स्ट JS में, नेक्स्ट JS बेसिकली क्या है, बैकएंड मैक्सिमम चीजें ना बना ही लेते हैं, बट बहुत बड़ा वेबसाइट हम नेक्स्ट.js पे नहीं बनाते।
तो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस दोनों साथ ही में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से वहां पे ना आप बोल सकते हो, मैं ना पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ नेक्स्ट जेएस का यूज करके। ठीक है। बट एक्चुअली में अगर आपको कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पे हमें बैकएंड की या तो लैंग्वेज या तो हमें रन टाइम जैसे कि नोड जेएस है उसका यूज करके ही हमें बनाना होगा। ठीक है। एक्सप्रेस। तो ये बेसिकली चार वेबसाइट ही पूरा बनाया। अब इस बीच में हम लोग तो कई सारे सेक्शन वाइज तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो जितना आसान ये प्रोजेक्ट आपको लगेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना उसी का बस यूज करेंगे। ठीक है। नई चीजें ना आप यूज करने की कोशिश ही मत करिएगा। ठीक है। जितनी जो चीजें आपको आता है, ठीक है, आप उसी को ना और डीप में जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग मान लो बॉर्डर रेडियस पढ़ा था। ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस अभी हम लोग पूरे बॉर्डर पे दे रहे थे, तो उसको हो सकता है हम टॉप लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं, टॉप राइट ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है। शायद में भी हम लोगों ने सर्कल नहीं बनाया नहीं, तो रेडियस को 50%। वैसे क्या है कि हर एक जिसे कि भी हम लोग ऑब्जेक्ट फिट, वहां पे सिर्फ हमने बस एक उसकी प्रॉपर्टी देखी नहीं, ऑब्जेक्ट फिट की। उसके कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो चीजें हमने पढ़ी है उसी का यूज करना है। और मोस्टली हमें क्या करना है, लेआउट ना एक माइंडसेट बना लेंगे। ठीक है। क्योंकि लेआउट के लिए मैंने क्या बोला था कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स ना बाद में आया, उससे पहले भी तुम लेआउट बनाते ही थे, अलग अलग तरीके से बनाते थे। बट अब क्योंकि अब हम 24 में हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमेशा याद रखना है कि हमें जब लेआउट बनाएंगे, ठीक है, लेआउट मतलब क्या, या तो हम पूरे वेबसाइट का लेआउट बना रहे हैं या तो हम इंडिविजुअल सेक्शन का लेआउट बनाएंगे। ठीक है। इंडिविजुअल सेक्शन मतलब क्या कि अगर हम हेडर बना रहे हैं या बीच में अगर हम कोई भी अ, एक कोरोजल बना रहे हैं या फिर कार्ड का ना कोरोजल बना रहे हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें जो कुछ भी बनाएंगे या तो हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे या तो ग्रिड का यूज करेंगे। क्लियर। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको मीडिया क्वेरी का यूज करना होगा। ठीक है। बट फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड क्या करता है कि आपको ना ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें ना आपका सॉर्ट आउट कर देता है, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। तो हमें क्या करना है कि जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंट ही करना है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की। तो ऐसा कुछ भी आपके सामने नहीं आने वाला है। बट हाँ, अल्टीमेटली हमारी जो वेबसाइट होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें बहुत सारा एनिमेशन होगा, बट वेबसाइट देख के ना कोई ये नहीं बोलेगा कि आप वेबसाइट अच्छी नहीं बनाया आप। ठीक है। और आप यहाँ से एक सिंपल वेबसाइट बनाना, सिंपल मतलब इन टर्म ऑफ सिंपल मतलब ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं और एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ। अदरवाइज काम तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी तरह का लेआउट बना सकते हैं। और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो हमें सीखना होता है ना वो रिस्पॉन्सिवनेस ही सीखना होता है कि लोगों के ना जल्दी रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट बनती ही नहीं। उनको ग्रिड भी आता है, फ्लेक्स, बट हमें कहाँ पे कैसे यूज करना है। अल्टीमेटली हमारी वेबसाइट ना मोबाइल में, टैब में, लैपटॉप में अच्छी दिखनी चाहिए, नहीं जैसा हम चाहते हैं वैसा उसका लेआउट होना चाहिए। अगर आप ये कर पाए इस प्रोजेक्ट के बाद, तो आप समझिए कि आप ना ऑलमोस्ट 100% पीछे की चीजें सीखिए। ठीक है। और इस चीज को करने में अगर आपको आसानी लगता है तो आगे भी ना वैसे ही होने वाला कि हम लोग ना हर चीज ना पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, देन प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट तो तुरंत वो नहीं कर जाएंगे, हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं और आपको समझ में ही ना आए। जैसे कि ये प्रोजेक्ट करवाने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आपको ना सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ जो भी मैं करूंगा। ठीक है। क्योंकि उसमें आप भी हमारी हेल्प करेंगे ही करेंगे, तो आपको सब कुछ अल्टीमेटली समझ में आता ही रहेगा। चलिए। तो ये तो हो गया। बाकी देखो जैसे कि मैंने आपको बताया वेबसाइट बनाने से पहले हमें रिसर्च तो करना ही करना है। तो सबसे पहले चीज क्या है कि सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और हमें अभी डिजाइन का नॉलेज तो है नहीं उतना ज्यादा कि हमें कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज करना चाहिए, कि हमारे हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस भी टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी टाइप, ऐसा तो नहीं अभी तो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के बाद ना आप सिर्फ पोर्टफोलियो वेबसाइट बना पाएंगे। आप छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए वेबसाइट बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बाद। तो आपको जिस भी टाइप की वेबसाइट बनानी है, तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ना उस टाइप की, क्योंकि टाइप बना रहे हैं जैसे कि मान लो हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, तो पोर्टफोलियो क्या होगा, एक कीवर्ड होगा नहीं, कीवर्ड समझ रहे हैं?
तो कीवर्ड क्या है कि अब कीवर्ड को जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उस टाइप की क्या होगा। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करो पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे पोर्टफोलियो की। तो सबसे आसान तरीका है कि चार पांच वेबसाइट पे ना आप एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। एनालिसिस करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम सिंपली उस वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, नहीं, जो कि हम लोगों ने सीख ही लिया इंस्पेक्ट करना। और हर एक एलिमेंट, आप हेडर सेक्शन में जाइए, उसके सॉरी जो उसका HTML टैग है, ठीक है, एलिमेंट है, उसको आप उस पर क्लिक करिए, देखिए उस पर ना किस टाइप का CSS उन्होंने लिख रखा है, ठीक है। या तो आप कोई भी उसमें उस वेबसाइट पे कोई ऐसा एलिमेंट देख रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस तो किया नहीं है, बट बैकअप द माइंड हमारे पास पता है कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट की डिफिनेशन क्या है। टैग भी तो। वो ठीक, हमने कुछ बताया था कि अगर हमें एक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट, वो बनते कैसे एलिमेंट, ये तो पता है ओपन ना। टैग, क्लोज टैग, बीच में ओपनिंग कंटेंट। क्लोजिंग और कंटेंट। ठीक है, तो ये हमें भी पता है कि कोई भी एलिमेंट है उसका वो क्या होगा। या तो हम लोग ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में उसका जो कंटेंट पूरा मिला के एलिमेंट बनते हैं। कुछ इम्पटी एलिमेंट होते हैं जिसमें कंटेंट नहीं होता है, तो वो क्या होते हैं, ओपन एम्प्टी। क्लो एक ही जो उसका टैग होता है, एक ही टैग यूज होता है, उसी के साथ वो क्लोज टैग स्लैश का यूज करके हम उसको क्लोज टैग भी बना देते हैं, क्योंकि उसमें हम कंटेंट बना नहीं रहे होते हैं, लिख नहीं रहे होते हैं, या रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो हम उसको इम्पटी, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, इम्पटी एलिमेंट, नहीं। तो ये नाम देखो ना, कुछ चीजें आपको पता है, अगर आप जॉब पर्पज से जा रहे हैं तो लोग नहीं पूछते इम्पटी एलिमेंट क्या होते हैं। तो अब कोई नया चीज नहीं है, नहीं, इम्पटी से नाम से आपको पता चल रहा है कि उसमें कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप एलिमेंट अभी तक आपने देखा जिसमें कंटेंट आप यूज नहीं कर रहे, नहीं, ओपन और क्लोज टैग के बीच में जो भी है, और वैसा कंटेंट नहीं लिख रहे, तो वो क्या है, सारा एलिमेंट इम्पटी एलिमेंट है, नहीं। जैसे कि हम इमेज यूज करते हैं, इम्पटी एलिमेंट है, ठीक है। ब्रेक, BR जो हम यूज करते हैं उसमें भी हम कंटेंट नहीं यूज करते, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमें पता है कि एलिमेंट बनाए कैसे जाते हैं, बट कोई एलिमेंट अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट पे जाएंगे, हर एक एलिमेंट पे जाके हम इंस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते, ये पता है। यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कौन सा टैग यूज हुआ है। अगर मान लो कोई भी अगर ऐसा आपको एलिमेंट दिख रहा है जो आपको लग रहा है यार अभी तक जितना हमने पढ़ा वैसे तो ये नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपल कुछ मत करिए, वहां पे बस जाइए, राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कर लीजिए। लीजिए, देख लीजिए कौन सा टैग लगा हुआ है। तो अगर वो टैग ऐसा है, नया है आपके लिए, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लीजिए उस टैग के बारे में, नहीं, इसलिए है क्या, नहीं। तो आसान तरीका यही कि आपको सारे टैग जानने की भी जरूरत नहीं हुई, बट आपका काम वैसा ही होगा, जैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब इंस्पेक्ट करें कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि एलिमेंट कौन सा यूज, बल्कि हमें ये भी देखना है कि एलिमेंट का कलर भी हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, चलो हम ना प्रैक्टिकल करके ही बता रहे हैं, ताकि ना आपको, ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैंने एक होमवर्क ये भी दिया था कि आप लोग ट्राई करिए कि कुछ अलग अलग पोर्टफोलियो की वेबसाइट अगर आपके पास हो तो आप बताइएगा, बट आप लोगों ने किया नहीं, ठीक है, कोई नहीं। जिससे मैंने क्या बोला था कि आपको गूगल पे जाना है, किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाना, अभी हमें क्योंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो जो सिंपल ये एक कीवर्ड हो गया। गूगल में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कीवर्ड से भी तो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या डाला, पोर्टफोलियो, नीचे देखो अपने आप गूगल ने हमें सजेस्ट कर दिया ब्राउजर, तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट हमने डाला, तो यहाँ पे देखो ना बहुत सारे वेबसाइट हैं ऑलरेडी। ये जो ना प्लेटफॉर्म है विक्स जो हो गया ना प्लेटफॉर्म, CMS प्लेटफॉर्म है, तो वैसी वेबसाइट मत ओपन करना, अगर आप चाहते भी हैं तो कर भी सकते हैं, बाकी अदरवाइज सारे ना बड़े वैसे ही आ रहे हैं, इंडिविजुअल डाल सकते हैं, इसमें कीवर्ड और डाल सकते हैं ना, इंडिविजुअल डाल सकते हैं, बट कोई बात नहीं। हमने आपसे बोला था कि आपको डिजाइन कहाँ कहाँ से मिल सकती है पोर्टफोलियो की वेबसाइट, अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी, ये जो सारे प्लेटफॉर्म है, वार्ड, बिहेंस और प्लस उसके बाद ड्रिबल, ये तीन वेबसाइट हमने बताया जहाँ से
आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अच्छा मुझे ऐसी वेबसाइट बनाना है, अगर मुझे हेडर बनाना है तो ऐसा बनाना है। ठीक है। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है ना, आप इनवाटो करके ना एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप यूज कर सकते हो, आगे चल के देखो ना, जो लोग फ्रीलांसर होते हैं मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। आप इनवाटो पे जाइए, यहाँ पे आपको ना हर तरीके की वेबसाइट मिल जाएगी, टेम्पलेट बेसिकली पैसे से देते हैं आपको। अगर आपने जैसे कि प्रोजेक्ट लिया, आपको कोड नहीं करना है तो आपको ना हर तरह की वेबसाइट मिल जाएगी यहाँ पे। तो जैसे हमने क्या किया, पोर्टफोलियो की वेबसाइट हमने डाला, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे वेबसाइट दिख जाएंगे, और इवन आप टेक्नोलॉजी वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो की वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, कि HTML CSS बेस्ड चाहिए, कि रिएक्ट बेस्ड चाहिए, रिएक्ट में पुट की हुई, क्या नेक्स्ट.js में। तो एक इंडिविजुअल क्या करता है, जैसे कि आप मान लो आप सीख गए वेब डेवलपमेंट, तो आप हर प्रोजेक्ट के लिए कोड तो करेंगे नहीं। नहीं, आप कोड करने में आप इतना लाइन थोड़ी लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लोग मैक्सिमम जो फ्रीलांसर होते हैं, या तो अपनी खुद की उनके पास टेम्पलेट बने हो, बट आपकी इतनी डिजाइनिंग स्किल्स नहीं है। तो ऐसे जगहों से, जो ये सब प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं ना, टेम्पलेट बाई कर लेते हैं। ठीक है। कुछ फ्री है बट अच्छे टेम्पलेट आपको ना परचेज करने होते हैं, जो कि मोस्टली ना $10-15 में, $20 में आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट के भी टेम्पलेट मिल जाते हैं। और बाकी आपको कोड आता है तो उसमें कुछ चीजें एडिट करके आप क्लाइंट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट कर देते हैं उनको। तो मैक्सिमम फ्रीलांसर लोग ना ऐसे ही यूज काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या होता है कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हमें देखना है, तो अगर आपको जो भी है, किसी पे आप क्लिक करिए, और इनका अगर व्यू का ऑप्शन हो, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस पे तो इनका व्यू का ऑप्शन है। कोई और देख लेते हैं वेबसाइट। लिख भी देते हैं यूजिंग HTML CSS, ठीक है। आप ये प्लेटफॉर्म ना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ना अभी से कुछ काम वाम करना है तो ट्राई करिए ना, यहाँ पे जाके आप ना कुछ चीजें देखते रहिए, यहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे फुल वेबसाइट होती है। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमारा होम पेज ना कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सा सेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अबाउट पेज हमारा कैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे जो भी हमने ड्रिबल बताया था, वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी वेबसाइट नहीं मिलती, नहीं। कुछ तो डाला के लिए इनवाटो एलिमेंट है ना। हाँ ठीक। वेबसाइट, इनकी दो वेबसाइट है, एक इनवाटो है और एक इन्हीं की है, बेसिकली इसी कंपनी की है। इस पे क्योंकि वेबसाइट का टेम्पलेट दिख नहीं रहा है। वेबसाइट का टेम्पलेट तो बेसिकली इनके यहाँ लाइव करके इनको देखने का इनके पास ऑप्शन होता है, बट ऑप्शन दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, आप इनवाटो आपको समझे, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च करना। अभी हम क्या करते हैं, किसी जो गूगल की वेबसाइट है उसका ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें इंस्पेक्ट ही तो देखना है, बाकी उतनी चीजें तो देखनी है नहीं। ठीक है। तो कोई भी क्या बोल, चलो वेब डेवलपमेंट की कोई वेबसाइट खोल लेते हैं जहाँ पे वेब डेवलपमेंट। MDN ही खुल गया। MDN को, अच्छा, अब MDN जैसी अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो यहाँ से हम कुछ आइडिया ले सकते हैं, बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, अभी आपको क्या लगता है। हाँ, यस कोई भी सर, एडटेक बना सकता। बना सकते एड हैं। एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। बना सकते। अभी हम बस। लोग क्या यस जितना सर। पढ़े हैं उसके हिसाब से ऐसा लेआउट तो बना ही सकते हैं, इंटरैक्टिव यस भले ना सर। बना पाए, लेआउट तो यस। बना ही सकते नहीं। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड हम बनाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं। बट अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्या सीखने जा रहे थे, इंस्पेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि पोर्टफोलियो वेबसाइट
अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के, अभी जब हमें कोड करना होगा। बट अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो अब हम इंस्पेक्ट, बस हमें सीखना था इंस्पेक्ट करके हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं, नहीं वही तो जानना था हमें। तो जैसे कि मान लो हमने ये वेबसाइट देखा, और अब हमें ये देखना था, इसका जानना था बेसिकली कि इसका जो हेडर हेडर है सेक्शन है, उसमें कौन सी बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी इन्होंने, मतलब सीएसएस में क्या सिंपल सीएसएस यूज किया है, ग्रिड यूज किया है, फ्लेक्स बॉक्स यूज किया है, और वो क्या यूज किया है, ये जानना है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस में, अगर अभी हम इसकी साइज बढ़ा के कितना कर दे रहे हैं, हम 1200 पिक्सल कर दे रहे हैं, ताकि हमें ये पूरी वेबसाइट दिखे। ठीक, तो इनका ये हेडर सेक्शन है। तो कैसे जानेंगे, कैसे इंस्पेक्टर। चेक करेंगे कि हेडर में कौन से क्या यूज किया है इन्होंने, फ्लैक्स बॉक्स यूज किया है कि क्या यूज किया, कैसे चेक चेक करेंगे करेंगे बताओ। ना एलिमेंट को, जो भी यूज करना, मतलब हेडर को यूज करना तो हेडर पे जाके वो करेंगे ना, तभी तो पता हेडर चलेगा पे हेडर जाके पे। हम, अब हेडर अब यहाँ पे सर्च करने से अच्छा है हम क्या कर सकते हैं, बताओ। ये वाला, ये जो साइड में जो है। लेफ्ट कॉर्नर में जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके जो एलिमेंट हाँ होगा उस पे सिंपल, क्लिक कर। यहाँ पे ये डिफॉल्ट। ये हमारा जो वाला। एरो का साइन मैंने क्या बताया। फिर आप क्या कर सकते हैं, हेडर देखो, अब हेडर में काफी चीजें हैं जो कि हेडर नहीं, ये सेक्शन हम्म। क्या है इनका, जिसको इन्होंने ये करने पे पूरा देखो सेक्शन में आ रहा है, एक टॉप हेडर है, नीचे नेविगेशनल बार बना हुआ है इनका, वो भी हम्म। हेडर का ही पार्ट है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हेडर पे नहीं बल्कि क्या एक कंटेनर पे जा रहे हैं, हेडर हम्म। उसके ऊपर इनका ये जो है, आ, ये एलिमेंट इनका हेडर है। तो अगर अभी देखें तो ये इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये पार्ट है इनका हेडर का, नहीं। हम्म। अब हेडर एलिमेंट को अगर हम सर्च करना चाहें, मतलब बेसिकली इसको हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करना है बेसिकली इसका, इसी का करना है ना। हाँ हम्म। हम्म। हाँ, ठीक है। इन्होंने और क्या कर रखा है, बॉडी में काफी सारी चीजें यूज कर रखा है, कितने सारे तो ड्यू बना रखा है इन्होंने। ठीक है, कोई नहीं, तो अभी हमें हेडर के बारे में जानना है। हेडर में ये सारी चीजें आ रही हैं, जितना भी हम कर रहे हैं अभी, जो ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सब हेडर का पार्ट है, नहीं ये जितना हमारा ड्यू क्लियर हो रहा है। इसमें देखो दो पार्ट दिख रहा है, एक ऊपर वाले में एमडीएन डॉक करके जो लिखा है ये कंटेंट लिखा हुआ है, और नीचे उसके बाद ये सारे मेन्यू बने हुए हैं। अब यही हमें देखना है, क्योंकि इसी चीज को अगर मैं अभी देखो क्या है रिस्पॉन्सिव बनाए मोबाइल करे, तो देखो कैसे ये चेंज होता जा रहा है, नहीं ये सारा जो नीचे का मेन्यू है वो, ये जो हमारा रेफरेंस गाइड, ये जो सारे ऑप्शन है वो किसमें बन जा रहे हैं, सिंपली एक नेविगेशन, इसको क्या बोलते हैं, होम होम वर्क क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। टॉगल मेनू। टॉगल मेन्यू नहीं बोलते हैं बेसिकली, हाँ न्यू ठीक है बार। चलो, नौ बार बोलते हैं। ठीक है, एक एसवीजी बोल सकते हो, ठीक है। एक इमेज है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी बेसिकली एक टॉगल बार की तरह यूज होगा, बट यहाँ पे हम टॉगल तब यूज कर पाते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर पाते हैं, ठीक है, ताकि हम क्लास को ना टॉगल कर सके। बट अभी हमें सीएसएस पे ही करना, बट हमें ये इमेज भी लानी है, क्योंकि मोबाइल में हम सारे अपने नेव बार सारे मेन्यू को तो शो कर नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सीएसएस में ना दोनों चीजें दिखा पाए, कि अगर हम मोबाइल में देख रहे हैं तो उसकी जगह पे ये तीन लाइन जो हमारा डॉट बना है ये दिखे, बट जैसे ही हम अपने वेबसाइट को अगर एक्सपेंड करते हैं टैब में या लैपटॉप में देखें, तो इसके जगह जगह पे हमारा सारे मेन्यू दिखना शुरू हो जाए। तो ये चीजें ना हम सीएसएस से कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके, नहीं कि शुरू में हम क्या करेंगे, मोबाइल के लिए बस ये इसको शो करेंगे, मेन्यू को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। फिर मीडिया क्वेरी का यूज करके जैसे ही हमारी हमारी साइज, डिवाइस की साइज 7 समथिंग जाएगा, और हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे वहां पे, और मेन्यू को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, क्लियर। तो शो होने लगे, तो बनाया जा सकता है। तो अभी इनका अगर देखा जाए, तो अगर इनके हिसाब से हम क्या देख रहे थे, हाँ ये इनका जो सेक्शन है, हेडर सेक्शन,
ये है इनके, देखो सीएसएस के लिए हम स्टाइलिंग तो देखते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं इस कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर में देखो क्या है कि मीडिया क्वारी डिजाइन किसके लिए किया गया है, ये पहले मोबाइल अप्रोच किया गया है इस पे, फिर डिवाइस मतलब बड़े बड़े डिवाइस के लिए अप्रोच किया गया सीएसएस जो लिखा गया है। ये कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि देखो मीडिया क्वारी तो हमें पता ही चल जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने जो हमारा बेसिक, इन्होंने मीडिया क्वारी किसका कौन सा यूज किया है, मीन विड्थ का यूज किया है। मतलब क्या है कि पहला डिजाइन इन्होंने जो मैक्सिमम सीएसएस जो लिखा है बाई डिफॉल्ट, वो किसके लिए लिखा है, मोबाइल के लिए लिखा है, मतलब जो कि 769 पिक्सल से नीचे की डिवाइसेज है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मीन विड्थ का यूज करके एक मीडिया क्वेरी यहाँ पे यूज किया है, और बाकी एक मीडिया क्वेरी किस पे किया, उस पे मतलब कई अलग अलग तरीके से हम, सॉरी, पोजीशन पे हम यूज करते हैं मीडिया क्वेरी। ठीक है, डिवाइस हम टारगेट ऐसे नहीं कि एक ही बार हम उस साइज की डिवाइस को टारगेट करके पूरी मीडिया क्वेरी हम एक ही ब्लॉक में लिख देते हैं, नहीं। आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ता है कि हमें कौन सा एलिमेंट या कौन सा सेक्शन वाइज भी हम मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं। क्लियर, हम जिस सेक्शन के लिए कोड कर रहे हैं वो उसी सेक्शन के लिए मीडिया क्वेरी लिख देगी, इस सेक्शन जो है ये मीडिया क्वेरी में कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, अलग साइज की डिवाइस के लिए। तो देखो कई सारे मीडिया क्वेरी है यहाँ पे, तो इसके बारे में ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, अगर हमें एग्जैक्टली इस एलिमेंट के बारे में ही जानना है तो कंप्यूटेड पे जाके हम देख सकते हैं। अदरवाइज सबसे और भी डीप में आपको जाना है तो आप नेटवर्क टाइप का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग नहीं करें। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पूरी की पूरी एग्जैक्ट वेबसाइट कॉपी कर सकते हैं, नहीं, इनका पूरा HTML कॉपी कर सकते हैं, पूरा CSS कॉपी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हैं। तो जैसी इनकी वेबसाइट देख रही है, एग्जैक्टली आप वेबसाइट बना सकते हो आधे घंटे में, नहीं। बट कॉपी अच्छी चीज तो है नहीं। तो अब यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, आप कर सकते हैं नेटवर्क टैब में जाके सारा रिसोर्स देख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क टैब में जब भी हम रिफ्रेश करें तो सारा रिसोर्स जो इस पेज के लिए ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है वो सारा रिक्वेस्ट हमें दिख जाता है। ये भी हम लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि एक क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो लोग किए रहे होंगे, क्यों ललिता जी, हमने किया था नेटवर्क टैब के बारे में थोड़ा डिस्कस, कि CSS यस देख सर। सकते हैं हम पूरी सामने कि अगर हम जाए। तो अभी हम क्योंकि हमें वेबसाइट बनाना है HTML CSS का यूज करके, जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो फिर हमें क्रोम डेवलपर टूल के बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बगैर आप एक अच्छा डेवलपर बन ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ से ही ना बहुत सारे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो भी आप ब्राउजर में करते हैं हर चीज को ना गूगल क्रोम डेवलपर टूल्स का यूज करके या तो उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं या तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, इवन फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो, क्योंकि फ्रंट एंड में जितनी भी चीजें यूज होती है आप वो सारी चीजें ना इस क्रोम डेवलपर टूल से यूज करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हमें बस सिंपली ये जानना था कि जो ये पूरा सेक्शन था वो कैसे बनाया गया। ठीक है, हेड सेक्शन है, इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई है। तो देखो ये सारा कंप्यूटेड हमने कर दिया। तो ये बेसिकली, क्योंकि स्टाइल में अब जब जाते हैं ना तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दिखती है कि अगर देखेंगे आप तो जितनी भी फाइल CSS फाइल है एलिमेंट पे जो लगा हुआ है, तो एलिमेंट पे डायरेक्ट एलिमेंट डॉट स्टाइल पे जाके आप मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं इसके लिए। दूसरी चीज क्या है कि ये फाइल का नाम दिया है थीम डॉट SCSS, बेसिकली इन्होंने सास का यूज किया हुआ है ताकि अच्छे से हम यूज करें। ये थोड़ा सा और आपको थोड़ा और अच्छा CSS लिखना है तो आपको भी सास के बारे में पढ़ना होगा, जहाँ पे ना आप उसमें कोड कर सके CSS के लिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने किया है, बट कितनी CSS फाइल यूज किया है ये अगर जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम आप डिजाइन जब आप करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चीजों के लिए क्या बनाएंगे, हम वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, वेरिएबल बना लेंगे। मैंने बोला था आपको हम वेरिएबल का ही यूज करेंगे। वेरिएबल बनाने का तरीका हमने आपको बताया था एक लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया कि डबल डैश लगा के वेरिएबल का नाम लिखते हैं, प्लस अगर हमें कलर के लिए बनाना है, फॉन्ट साइज के लिए बनाना है, फिर बाद में सिर्फ हम ये नाम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें हमारा जो कलर होगा ना हर जगह पे सेम होगा। अगर स्पेसिंग के लिए हमने वेरिएबल बना दिया तो अगर हमें उतना ही स्पेस देना है बटन में, हर जगह हर बटन में, तो हमें सिर्फ वो वेरिएबल का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा बहुत ना समझ में नहीं आएगा,
बट अगर आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहते हैं, अगर आपको सीएसएस और डीप में पढ़ना है, तो ना आप ट्राई ऐसे ही किया करो, वेबसाइट पे जाइए, इंस्पेक्ट करिए, उसके ना स्टाइल टैग में जाके ना हर एलिमेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए कि उस एलिमेंट में ना कैसे सीएसएस किया गया है। क्लियर? अगर आपको और भी डीप में जाना है तो आप देखो इन्होंने कितना, अभी हम लोग अभी तक जो भी सीखे वहां पे हम लोग सीएसएस वेरिएबल का तो किसी में यूज ही नहीं किया है, बट प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है। हम लोग भी बॉडी में या रूट में क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे, फिर हर जगह उस चीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, अभी देखो इनका जो टॉप 9 बार है उसमें इन्होंने कलर का यूज किया है, ये कलर यूज किया है ब्लैक प्राइमरी, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पे अब कलर का नाम नहीं दिया, जैसे अभी हम लोग दे रहे थे हेक्स में या फिर ब्लैक यूज कर रहे थे, इन्होंने क्या यूज कर लिया है, वार के कीवर्ड यूज किया, बाकी उसके बाद उस वेरिएबल का नाम यूज कर लिया। बट अल्टीमेटली हमें ब्राउजर दिखा दे रहा है, बगल में देखो इसके ब्लैक दिख रहा है, इसके जो बैकग्राउंड कलर है ब्लैक ही है। यहाँ पे देखो हमारा इनका बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक ही है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि इंडेक्स डॉट इस सीएसएस फाइल में सारा कोड किया गया है। बॉर्डर में भी इन्होंने बॉर्डर भी बनाया है, कौन सा बॉर्डर दिया है, बॉटम में एक बॉर्डर दिया है, ये जो आपको दिख रहा है, देखो बॉर्डर लगा है 1 पिक्सल का, ठीक है। तो आप हर चीज ना देख सकते हो, फिर एग्जैक्टली आपको भी अगर बनाना है, पोजीशन इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, टॉप नेवार को क्या दिया है, रिलेटिव, ताकि बाकी चीजें को ना इसके थ्रू एब्सोल्यूट ये बना पाए। कुछ करेंगे आगे, देखते हैं क्या किया है इन्होंने। प्लस उसके बाद बॉक्स साइजिंग, ये प्रॉपर्टी दिया है इन्होंने। फिर हेडर में, हेडर को बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये जो हेडर एलिमेंट है उसको सेलेक्ट किया, इसको इन्होंने ब्लॉक बनाया है, ठीक है। बट ये जो है, ये सीएसएस ना ये जो वेबसाइट जिसने बनाया उसने नहीं किया है, ये बेसिकली किसने किया है, सीएसएस ब्लॉक प्रॉपर्टी कौन दिया है इसको, यूजर एजेंट स्टाइल सीट है, जो कि ब्राउजर, इसके लिए ब्राउजर ने ये कोड किया, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो होती है ना, या तो ब्लॉक होता है या इनलाइन होता है, आगे चल के हम उसको ग्रिड, इन फ्लैक्स बॉक्स किसी में बदलते रहते हैं। तो ये देखो क्या है, यूजर एजेंट स्टाइल से, तो इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? यस सर। इसको मॉडिफाई नहीं, बाकी ये सारी चीजें ना आप मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी यहाँ पे आपको ये सारे सीएसएस की फाइल दिख रही, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आपको कुछ देखना है तो आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं। देन हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस पे बेसिकली बैकग्राउंड कलर दिया गया है इस हेडर को, और यहाँ पे कोई डिस्प्ले फ्लैग्स क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे ड्यू बना रखे। नहीं, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, एक ड्यू देखो क्या है, एक ड्यू के लिए उन्होंने ऊपर का यूज किया है ये ड्यू, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा उसके अंदर एंकर टैग सारे यूज किया है इन्होंने। देन उसके बाद बटन कहाँ पे, मेन्यू कहाँ बना रखा है हेडर के अंदर, ये इस ड्यू के अंदर इन्होंने बना रखा है। तो मे भी इस ड्यू पे ना फ्लैक्स बॉक्स लगा रखा हो इन्होंने, अगर आप जाओगे देखने तो आप इस ड्यू को देखें, क्योंकि इस ड्यू में क्या है, वो सारे नए बार बने हुए हैं, तो इसमें यूएल जरूर बना होगा, यूएल बना होगा, एलआई बना होगा। तो अगर अभी हमने इसको क्लिक कर दिया, अब इसके लिए अगर हम देखें तो देखो क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मीडिया क्वारी छोड़ो, ये मीडिया क्वारी देखने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे देखो आपको क्या लग रहा है, ये क्लास लगा रखा है ना टॉप नेविगेशन मैन, ठीक है। अब इसको इन्होंने सेलेक्ट किया है, इस पे क्या दिया है इन्होंने, जस्टिफाई कंटेंट दिया है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं दिया है इन्होंने, यहाँ पे क्या यूज किया है इन्होंने, सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया है। ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ पे डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी है वो यूज किए बगैर ही जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया गया है, कुछ सोच पा रहे हो? इसके पेरेंट को दिया गया होगा ना फ्लेक्स। नहीं तो जिसको दिया जाता है बेसिकली उसी को तो हम जस्टिफाई कंटेंट देते हैं ना, चाइल्ड को हम तो नहीं करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, हम हम्म तो कंटेनर को जस्टिफाई कंटेंट का यूज करते हैं ना। यहाँ पे हम्म अगर डिस्प्ले फ्लैग्स या ग्रिड का यूज नहीं किया है तो भी जस्टिफाई कंटेंट का यूज किया गया है। हम्म। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ पे? बिना डिस्प्ले के यूज कर सकते हैं जस्टिफाई करने। कर सकते हैं आप, यस यस। अभी सर, तक हो हम लोगों सकता ने है कभी ना। किया है नहीं किया है ना, आप हाँ। पैराग्राफ पे ड्यू पे लगा के देखिएगा अपनी। तो देखो क्या है ना कि जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा
कि बहुत सारे ऐसे जो चीजें हैं, क्योंकि वो चीजें थ्योरी में आप नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। थ्योरी में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रिड पढ़ लिया हमने। बट ग्रिड में कौन सी प्रॉपर्टी कब कैसे यूज की जाती है, जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं, ग्रिड पे जो बनी हो या फ्लैक्स बॉक्स पे बनी है, तो आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके इसको भी हम देख सकते हैं। बाकी अब डिटेल में जाए, बेसिकली हम इंस्पेक्ट करके फॉन्ट फैमिली क्या यूज किया गया है, फॉन्ट साइज क्या यूज किया गया है, वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उस पार्टिकुलर एलिमेंट की। तो उससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मुझे नैव बार बनाना है, ठीक है, उसमें मेन्यू है, उसकी जो साइज है, हमें कौन सी कितना साइज रखना चाहिए, 16 पिक्सल रखना चाहिए, 14 पिक्सल रखना चाहिए, या 18 पिक्सल रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, जो भी आपको 4-5 वेबसाइट इंस्पेक्ट करने के बाद जो साइज आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको आप क्या कर सकते हो, आप उस वहां से एक आइडिया ले सकते हो। क्लियर। फॉन्ट साइज, आप उसी फॉन्ट फैमिली के बारे में आप जान सकते हैं कि अगर कहीं कोई वेबसाइट की जो फॉन्ट है वो आपको अच्छा लग गया, क्या इस तरह का ही फॉन्ट हमें अपने वेबसाइट में यूज करना है, तब उसकी फॉन्ट फैमिली चेक कर सकते हैं बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या कर सकते, वेरिएबल का यूज किया, तो वेरिएबल को हम देख सकते हैं बेसिकली। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो वेरिएबल बना है, देखो ये फॉन्ट यहाँ पे जो भी है वहाँ पे हम आगे, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी फॉन्ट फैमिली क्या चीजें यूज किया है, ठीक है, इन्होंने। क्लियर। तो आप पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये चीजें क्या है कि हमें ना ये, आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे, इंस्पेक्ट आपको बहुत कुछ करना होता है। क्लियर। क्योंकि आपके पास हर चीज का नॉलेज तो नहीं, जैसे मैंने क्या बोला कि आप डेवलपर हैं, आपको कोड आता है, बट आप काम क्या ले रखा है, वेबसाइट, वेबसाइट में डिजाइनिंग भी आ जाता है नहीं। क्लियर। तो डिजाइनिंग आपको नहीं भी आता तो आप दूसरे की डिजाइन को देख के आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है कि अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये भी सीखिए। सीखना क्या है, आप जैसे कि हम, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन था, हमने यूज किया था क्लास क्लास में, बताया था हमने कुछ क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। तो क्रोम एक्सटेंशन का यूज करके हम किसी भी इमेज से भी कलर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे है, तब तो हम वेबसाइट हम गूगल क्रोम से ही यूज करके देख सकते हैं। अगर वेबसाइट को इंस्पेक्ट करना है, किसी वेब को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कलर को, फॉन्ट फैमिली को और सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम डेवलपर टूल से हम यूज करके कर सकते हैं। बट अगर मान लो कोई इमेज है आपके पास, जैसे कि अभी हम लोग बताया था, आपने देखा कि ड्रिबल पे आप जाते हैं, वहां पे क्या होता है, पार्टिकुलर सेक्शन की इमेज ही तो बनी होती है। अब वहां से क्या करना है आपको, कलर के बारे में जानना है, क्या इसमें जो कलर यूज किया गया है वो कौन सा कलर है, ठीक है। उसका हेक्स कोड या आरजीबी आपको जानना है, तो भी आप जान सकते हैं, नहीं जान सकते, जान सकते हैं। यस सर, जान सकते हैं। सिंपल नहीं, तो उसके लिए सिंपल, क्योंकि मैंने सारे में नहीं कर रखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर चाहे तो क्रोम डेवलपर आप ना थोड़ा बहुत रिसर्च, क्योंकि आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हर चीज ना, इसलिए कलर जिला या फिर बहुत सारे और भी एक्सटेंशन है, आप कलर जिला से आप थ्रू इस पर इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम में डाउनलोड कर लीजिए अपने, ठीक है। और इसके थ्रू ना अगर आपको किसी भी चीज की, अगर वेबसाइट्स पे भी है या इमेज पे भी का कलर आपको जानना है, तो आप सिंपली इससे, जिससे कि अभी हम, मान लो मुझे इसका कलर जानना है, ठीक है, इसके यहाँ के किसी भी एलिमेंट का, तो हम इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कलर जान सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस पे जा रहा हूँ, देखो ये कौन सा कलर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमें देखो दे दिया, ये कौन सा कलर है, हेक्स कोड उसका दिखाया था, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूँ तो ठीक है, अगर अगर मुझे ये, क्योंकि व्हाइट कलर हेक्स कोड का यूज किया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, 6 टाइम ई यूज किया है, तो मुझे हर एक एलिमेंट का हम कलर जान सकते हैं। वैसे ही फॉन्ट फैमिली भी हम जान सकते हैं कलर जिला का यूज करके, ठीक है। तो ऐसे एक्सटेंशन थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीखेंगे भी, बहुत सारे तरीके सीखेंगे, बट आपको ना इसका भी यूज करते रहना है, सीखते रहना, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से जल्दी हम वेबसाइट बनाना है, तो हमें बाकी चीज़ों का भी हेल्प लेनी है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट का हम मैक्सिमम यूज करेंगे। देन हमें क्या करना है, इमेजेस जो रिसोर्स है, तो रिसोर्स के लिए देखो, क्योंकि हमारे पास क्या है, वेबसाइट में हमें इमेज यूज करने ही होते हैं, तो अब बार बार हम हमेशा तो पहले पहले से हमारे पास इमेज तो होती नहीं है, तो आप इमेज के लिए ना बेसिकली प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हो, ठीक है।
प्लेस होल्डर इमेजेस होते हैं। आप उसके लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, चले जाओ प्लेस होल्डर की, जैसे कि ये प्लेस होल्डर डॉट जेपी ऑप्शन भी देता है प्लेस होल्डर। आप किसी भी एक चले जाओ यहाँ पे ना, प्लेस होल्डर आप वेबसाइट आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब मतलब इमेजेस आपको यूज करना है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये जो कोड लिखा है आप जो SRC सोर्स देते हैं वहां बस ये कर दीजिए, तो 150 × 150 की इमेज आपको मिल जाएगी। वैसे जैसे कि मान लो हम लोग कल बना रहे थे नहीं, एक कार्ड बना रहे थे, उसमें इमेज भी लगा रहे थे, हेडिंग भी लगा रहे थे, पैराग्राफ भी लगा रहे थे। तो हेडिंग हम क्या चाह रहे थे, जो हमारा इमेज थी वो हम चाह रहे थे 300 × 200 में इमेज जो, तो हम अपनी इमेज लेके आ रहे थे। अब बार बार हर जगह पे अपनी इमेज लेके आना, साइज करना, इससे अच्छा क्या है कि आप प्लेस होल्डर का यूज कर लो, एक डेवलपमेंट के पर्पज से, ठीक है। जब अब एक बार डेवलपमेंट कर लेते हैं तो क्या होगा, फिर उसके बाद अब जहां जहां भी इमेज जो लगाया, जिस साइज का लगा रखा है, वो जहाँ पे उसके उसके जगह पे जो इमेज लगानी है, आप पहले उस इमेज को उसी साइज में रिसाइज कर लीजिए, ऑप्टिमाइज कर लीजिए, फिर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार एक ही बार में हमें क्योंकि हर कितनी सारी इमेजेस लगा हमें पहले से तो पता है नहीं, बट जहाँ भी हमें इमेजेस की जरूरत है हम प्लेस होल्डर का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेस होल्डर आप इस वेबसाइट का भी आप यूज करके बेसिकली आप, इसके बाद आपको बस एक कोड इन्होंने बता दिया, बस याद क्या रखना, आपको जो भी साइज चाहिए, पहला विड्थ है, दूसरा हाइट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 300 कर देते हैं, जैसे कि इसको अगर चेंज करने के लिए यहाँ पे है नहीं, आप कोड में कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। प्लेस होल्डर का बेसिकली यही है। अगर जैसे यहाँ पे है ये, ठीक है, दे रखा। तो अगर जैसे मैं भी यहाँ पे बस सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए था 300 × 200 की इमेज चाहिए थी, ठीक है। तो अभी जब मैं करूँ, देखो प्लेस होल्डर क्या है, बस क्या चेंज हुआ है इसमें, यही तो चेंज हुआ 300 × 200। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बस याद होगा तो आपकी ना डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। कि इमेज के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि अब लेआउट तो बनाना ही है आपको, तो आपको सारे एलिमेंट तो फिल करने ही करने हैं, नहीं। तो इमेज आपको चाहिए तो आपको क्या रिसोर्स सोर्स फोल्डर में, सोर्स में जो भी आपको देना है लिंक, तो आप ये लिंक दे सकते हैं, क्लियर। तो ये प्लेस होल्डर का हमें यूज करना है। देन हम क्या यूज कर सकते, जैसा कि आपको पता है VS कोड का एक्सटेंशन आप सब लोग यूज कर ही रहे हैं, तो उसको बारे में डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं, बट VS कोड को भी ना थोड़ा सा कन्फिगर कर लो, जो लोग नए अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं उनके लिए है कि VS कोड पे भी ना थोड़ा सा जो एक्सटेंशन होते हैं, एक दो एक्सटेंशन यूज करना जरूरी। बाकी कोड में हम क्या करते हैं ना, एक चीज आपको दिखाते हैं कि अभी जैसे कि मान लो, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम ऐसे ही करने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तरीका ही तो सीखना है कि एक प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी। तो जैसे कि भी मान लो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बोलता हूँ, अभी जैसे मान लो आपको एक टैग लगाना है, ठीक है। तो टैग आप कैसे करते हैं, मतलब अगर मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया, फिर आप उसको टैग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पी टैग में, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उस चीज को कट करते होंगे या फिर कॉपी करते होंगे, देन फिर पैराग्राफ बनाते होंगे, उसके बीच में पेस्ट करते होंगे, नहीं। बट इससे भी ज्यादा इफिशियंट तरीका क्या है कि अभी हम लोग शायद ना बाहर वाले टर्मिनल का तो यूज किया, बट VS कोड में भी ना कुछ कमांड लाइन का हम यूज कर सकते हैं। वहां पे ना हम बेसिकली काफी चीजें फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ कोड की वजह से, चलो ये open करें। अब ये जैसे कोड है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेसिकली, आप बताओ, जैसे कि ये बस एक तरीका है, देखो ना, छोटी छोटी चीजें हैं बस, जो मैं पहले दिन मैं बता देना चाह रहा हूँ बस, लेकिन ना आप मैक्सिमम यूज कर पाए। अगर मैं इसको लाइव करूँ तो लाइव हो जाएगा, इनको लाइव नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्ट हमने फाइल ही ओपन कर लिया था, फोल्डर यूज नहीं किया था, तो नेविगेट नहीं हो पा रहा है वो, ठीक है। आ, एक मिनट।
चलो यही उसी का खोल लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने ये मान लो ये प्रोजेक्ट बना रखा, ठीक है। अब अगर मैं इसको लाइव करूं तो जैसे ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि ये जो हमारा पैराग्राफ है बेसिकली, अब इस पैराग्राफ को हमें अलग अलग टैग में ना क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि भी ये सिंगल पैराग्राफ है, इसमें हमें स्पैन का भी यूज करना है, स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करना है। अगर हमें मान लो एडिट करना है, जैसे कि एग्जांपल कि अगर मैं जैसे इसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिकली क्या, बोल्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कोड में अब अगर आप जाते हैं तो अब क्या करते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड भी कर सकते हैं। हाँ मतलब बेसिकली हमें वही, तो अगर हमें मान लो इस चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या बनना, स्ट्रॉन्ग टैग लगाना है। तो हम अभी तरीका हम क्या अपना रहे थे, या तो हम बेसिकली तरीका ये करते थे कि हम यहाँ पे पहले स्ट्रॉन्ग लिख लेते हैं, हाँ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही करते हैं अगर, क्योंकि बीच में हम लिख रहे हैं तो हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग टैग अगर हम बनाते हैं, यस अगर हम सर। बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब क्लोज करेंगे, फिर इतने चीज़ों को हम कॉपी कंटिन्यू। करते थे और फिर यहाँ से कट हाँ, करके फिर इसके बीच में हम पेस्ट करते थे, नहीं। टेस्ट करते हैं। ठीक है। बट सोच के देखो ना, अगर आपको एक पैराग्राफ में कई सारी चीजें यूज करनी है तो कितना हैक्टिक है कि आप अलग अलग से बनाओ। तो सबसे आसान तरीका, और भी आसान तरीका क्या है कि आप सिंपली ना जो भी चीजें हैं, अब यहाँ कमांड पैलेट ओपन कर ले तो VS कोड में अब लोग कमांड पैलेट, टर्मिनल। नहीं कमांड पैलेट, कमांड पैलेट यहाँ पे होता है VS कोड में। बेसिकली और शिफ्ट कमांड और P दबाते हो आप, तो देखो ये कमांड पैलेट हम्म। खुलेगा, ठीक है। आप शिफ्ट कमांड की जगह पे कंट्रोल+P दबा के देखो, ठीक है। खुलता है। बाकी देख लेना हम्म। कमांड पैलेट, इसकी सेटिंग में जाके अभी मैं दिखा दूंगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि हमें अगर अभी यहाँ पे ना एक सेटिंग कर लेते हैं, ये जो रैप हमें करना है, तो बेसिकली ये रैप पे जाके एब्रिविएशन वाले पे हमें क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है कि अगर मान लो मुझे इसको करना था, किसी भी जो भी सेक्शन को आपको रैप करना है किसी भी टैग में, तो बस उसको सेलेक्ट करना है। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है कि वही, अब बस ये याद रखना, ठीक है। आपने इसको P में करना, ठीक है, पैराग्राफ में करना। P दबाया आपने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ में हमें बनना, P द टैब, ये एब्रिविएशन का यूज करना है, ठीक है। सेलेक्ट नहीं किया तुमने? ठीक है। हमें क्या करना है, P में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। करके अगर मैं, क्या हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? कुछ तो प्रॉब्लम, मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है। चलो देखते हैं इसको क्या है। ठीक है, बस ये आपको ये जो मैंने बताया, आपको बस यही करना है, ठीक है। कि आप एक बेसिकली कमांड पहले ओपन करके ये रैप जो हमारा है, रैप पे आ जाना, ठीक है। और जो एब्रिविएशन वाला है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपको जो भी कुछ करना है, ठीक है। अगर किसी भी, ये कुछ तो हो रहा है। वहां पे वो सिलेक्ट करने के बाद आपको शायद देना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन आ रहा है। नहीं वो तो हम उसके बाद ही कर रहे हैं, बट क्या हो क्या रहा है। फिर पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए इमेट का, हाँ इंटर एब्रीविएशन अभी दिखा रहा है ना। ये ऊपर वाला भी तो सिलेक्ट दिख रहा है, नीसी वाला। हाँ वो वही तो, वो हट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। क्या तो है वो। कर दो वापिस, उसको बैक कर दो और वापिस खोल लो। हाँ हाँ, ठीक है। आ, चलो एक मैं मिनट, ऐसा ही इसको कर बैक लेती हूँ। बैक ही कर दूंगा, तो फिर शायद में भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें हो रहा है। हाँ, हो जाता है कभी कभी, मैं भी कर लेती
ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और रैप की प्रॉपर्टी यूज करके ना आपको बेसिकली एक तरीका ही बस सीखना, वो जरूरी कंपलसरी नहीं है, बट थोड़ा सा फास्ट होने के लिए, ठीक है, कर सकते हैं आप। वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, और बाकी चीजें और तो हम लोग करते रहेंगे, ये कंपलसरी है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने पूछा कि हमें पहले क्या करना है कि किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले हमें उसका इंस्पेक्ट करके ना उस टाइप की वेबसाइट का ना रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके फॉन्ट कलर वो सारी चीजें, अगर आपको उसके कलर पैलेट का भी अगर आपको पता हो जाए तो अच्छी बात है कि आप उसी हिसाब से ना डिजाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उस प्रोजेक्ट का सेटअप करना बहुत जरूरी, ठीक है। प्रोजेक्ट का सेटअप क्या होता यस है सर। बेसिकली कि वो प्रोजेक्ट में हमें गिट भी इंस्टॉल करना है, जो हमने पढ़ा है। तो अगर आप एक हम्म। प्रॉपर वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप एक ही दिन में तो बना नहीं देंगे, ठीक है, उसमें हमें कई यस सारे सर। अलग अलग टाइम पीरियड में हमें वेबसाइट में कोड करने होते हैं। तो हमने किस टाइम पीरियड में कौन सा कोड किया उसको हमें अगर ट्रैक करना है तो गिट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमें, नहीं। तो हमें क्या करना, यस प्रोजेक्ट का सेट पहले ही सोच लेना है, ठीक है, करना होता है कि हम जो भी इमेजेस हैं उसको किस फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। जो हमारा HTML का कोड होगा, ठीक है, उसको अगर हम सेक्शन वाइज या पेज वाइज डिवाइड करना चाहते हैं कि या सिंपल HTML के फोल्डर में सारे पेज के लिए हम फाइल उसी बना दें, नहीं। ये आप सोच सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, HTML का एक फोल्डर बनाएंगे, CSS का एक फोल्डर बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाएंगे और इमेज का एक फोल्डर बना लेंगे, सिर्फ 4 फोल्डर बनाएंगे। क्योंकि हम एक छोटी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेज तो है नहीं कि आपको अलग अलग फोल्डर बनाने होंगे अलग अलग पेज या अलग अलग टाइप के सेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो मुझे होम पेज बनाना है तो index.html बना लेंगे HTML फोल्डर के अंदर। वैसे ही about.html बना लेंगे अबाउट पेज के लिए। तो हम क्या करेंगे कि 3 4 ही फोल्डर बनाएंगे, क्लियर। देन उसके बाद जो हमारा मेन फोल्डर होगा जहाँ पे हम बेसिकली हमारा पोर्टफोलियो की वेबसाइट, जो भी आपको नाम देना, नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट या जो भी अपना नाम आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो अपना नाम भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है। जो मेन वेबसाइट फोल्डर होगा आपका, उसके अंदर आप क्या होगा, ये 4 फोल्डर होंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट तो भी है नहीं, ठीक है, उसको रहने दो, HTML, CSS और एसेट का, ठीक है। एसेट में हम क्या करेंगे, जब भी इमेजेस यूज करेंगे उस वेबसाइट में, उसको हम किस में रखेंगे, उस एसेट वाले फोल्डर में रखेंगे, क्लियर। और बाकी चीजें अभी फोल्डर की और जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। इन्हीं 3 फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। और फिर आपको क्या करना है, गिट किस में इंस्टॉल करना है, किस फोल्डर में करेंगे इंस्टॉल। अपने उसी फोल्डर में जिसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट हाँ, वाले। सिंपल, जो भी आपके मेन प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट नाम में, होगा, ठीक है, जैसे उस कि फोल्डर में हम क्या पोर्टफोलियो हो गया। करेंगे। हाँ, सिंपल पोर्टफोलियो, फिर या अपनी वेबसाइट है तो आप हम्म। सिंपल अपने वेबसाइट का नाम जो भी आपको डालना है उसका भी नाम लिख सकते हैं, या फिर ठीक है, अपनी वेबसाइट हाँ ठीक के बारे में जो भी आपको बनाना है, ठीक है। तो वहां पे हम है। गेट यस पे सर। इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये एक बेसिकली हमें एक जो सेटअप चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, वो चीजें आपको यहाँ से करना है। बाकी अब हमें अलग अलग ना वेबसाइट की जो मैक्सिमम सेक्शन होते हैं, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, बट अगर आप जान जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि ना आप सोच पाएंगे। तो थोड़ा वेबसाइट पे जाइए, अलग अलग सेक्शन बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने कहा था, जो सेमेंटिक एलिमेंट होते हैं, पता है आपको HTML में सेमेंटिक एलिमेंट क्या होता है, अगर डिफाइन हेडर, करना। हेडर, एसाइड, मेन, नैब। नैव, फुटर। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको सेमेंटिक, क्या क्योंकि इसकी सर्च इम्पोर्टेंस इंजन क्या के है। लिए बताने के लिए वो होता है ना, कि पता चल जाए किसी भी उसको कि ये हेडर का कंटेंट है, ये मेन का कंटेंट है, तो इसलिए। एसीओ की वजह से, एसीओ ठीक से होने के लिए। ओके, हाँ, जैसे देख के पता चल जाए कौन सा सेक्शन किस में यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आपको थोड़ा बहुत पता है ये, बट बहुत बड़ा रोल नहीं है इसका SEO में। इसको ना दोनों पर्पज से हम यूज करते हैं। जैसे कि हम पहले ना हमेशा सिर्फ ड्यू का ही यूज करते थे, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या करते थे, क्लास का नाम देते थे कि हेडर सेक्शन है, ये चीजें। तो अभी में अब क्या HTML5 में क्या हो, सेमेंटिक सारे एलिमेंट का यूज मतलब करना शुरू हो गया। जहाँ पे क्या है कि जैसे हम हेडर बना रहे हैं तो एक ड्यू में हेडर वो सारा चीज ना लिख के, बल्कि क्या है, हम हेडर एलिमेंट ही ले लिया हमने,
इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा। हेडर में हम सिंपली हेडर सेक्शन ही बना रहे होंगे, ठीक है। तो वो हो गया। साथ ही में अगर आप मेन्यू बार बना रहे हो, मेन्यू बना रहे हो तो उसको हम नेव में बनाते हैं, क्योंकि वो नेविगेशनल मेन्यू होता है। तो नेव भी एक क्या है, एक सेमेंटिक एलिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, जो एलिमेंट किसी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे हेडर हेडर बनाने के लिए आप हेडर बनाने के लिए आप हेडर का यूज कर रहे हो, मेन्यू बनाने के लिए न्यू बार का यूज कर रहे हो, ठीक है। अ, उसका एक मीनिंग आपको निकल रहा है, ठीक है। सारे सेमेंटिक एलिमेंट ये हमें अपने कोड में ना मैक्सिमम चीजों के लिए ना सेमेंटिक एलिमेंट का ही यूज करना होता है। जैसे कि मैंने क्या होता है, जैसे अब ये सेक्शन है तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ऊपर के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, हेडर। नीचे वाले सेक्शन को हम फुटर बोलते हैं। तो फुटर एक एलिमेंट यस है, सर। उसका हम यूज कर लेंगे फुटर बनाने के लिए, ठीक है। वैसे ही इस सेक्शन को हम मेन सेक्शन बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको किस में रख देंगे, मेन सेक्शन में रख मेन। देंगे। अब मेन सेक्शन में क्या होता है कि कई सारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, नहीं। तो सेक्शन भी क्या है, एक एलिमेंट है। उसको भी हम बना सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन बनाने हैं, कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एक इमेज का कार्ड वाला प्रोजल बना रहे हैं, तो वो एक सेक्शन हो गया। उसके नीचे एक मान लो कॉन्टेक्ट का सेक्शन बना रहे हैं, तो वो सेक्शन हो गया। या फिर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, अलग अलग आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल और सेक्शन मेन के अंदर। देखो अब ये याद करना है, ठीक है। अब मैक्सिमम फुटर, अब ऐसा मत करना कि एक पेज में ना दो दो बार फुटर एलिमेंट यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। बट आप खुद देखो ना कि हम फुटर किस लिए यूज बना रहे हैं। हमें पता है कि हमें फुटर एलिमेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नीचे के पार्ट को फुटर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप मान लो फुटर एलिमेंट बीच में यूज कर लिए, कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोड क्रैश हो जाएगा। वैसे ही मेन मेन जो हमारा एलिमेंट है, वो क्या है कि मेन की सारे जितना भी बीच हेडर और फुटर के बीच में कंटेंट आ रहे हैं, नहीं, उन सारे को रिप्रेजेंट किससे हम कर रहे हैं, मेन से कर रहे हैं। तो मेन के अंदर ही ना हम साइड नेव बार बना लेते हैं, ठीक है। और हम क्या बनाएंगे, साइड नेव बार के लिए हम कौन सा यूज कर लेंगे, एस साइड, ठीक है। बार। एलिमेंट होता है, हम बेसिकली उसको भी हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है, अगर हमें साइड नेव बार बना लेंगे। तो बेसिकली आपको जो जानना है वो इतना जानना है कि सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है कि हमें कहाँ पे किसका यूज, क्योंकि हम उसी का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बाकी बेसिक एलिमेंट आपको तो पता ही है। अगर आपके कंटेनर बनाना है तो हम ड्यू बना लेंगे, ठीक है। बाकी हेडर बनाना है तो H1 मतलब हेडिंग का सारे H1 से लेकर 6 तक यूज कर लेंगे। कुछ बातें क्या याद रखना है कि जैसे कि आप ऐसा मत करना कि H3 आपने बनाया है या फिर H1 बनाया, उसके बाद डायरेक्टली अपने H3 यूज कर लिया, H2 यूज ही नहीं किया, नहीं। या H1 कई बार ही अपने यूज कर रहे हैं। अगर आप मान लो एक सेक्शन बना रहे हैं, उसमें आपने मेन को आपने H3 दिया, उसके बाद फिर आप उसके नीचे जो उसकी लिस्ट और उसके अंदर जो आप हेडिंग बना रहे हो उसको H2 दे दिया आपने, ठीक है। तो दे सकते हैं, बट वो एसईओ पर्पज से थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता कि अगर आप H2 के अंदर H3 यूज करिए, H1 के अंदर क्या करिए, H2 को यूज करिए अगर आपको करना है तो, ठीक है। और मैक्सिमम ट्राई करिए H4 तक आपका काम हो जाए, ठीक है। अब H6 तक होता है बट, और ट्राई ये भी करना है कि हमें सिर्फ बोल्ड बनाने के लिए H1 का यूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि H1 भी क्या है ना, हेडिंग को ना, जैसे मैंने क्या बताया था जब हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था, सर्च इंजन बेसिकली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को पहले इंडेक्स करता है, नहीं, सही है। तो जब इंडेक्स करता है ना, तो क्या होता है कि आप वेबसाइट के अलग अलग सेक्शन को कहीं नहीं डेटाबेस में तो स्टोर करता होगा ना। तो बेसिकली हेडिंग को भी ना वो इम्पोर्टेंस देता है। तो हेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जब भी आप कोई सेक्शन बना रहे इंपोर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, तो उसको हेडिंग करिए। बट आप पैराग्राफ के बीच में हेडिंग मत यूज कर लीजिए कि नहीं मुझे सिर्फ बोल्ड बनाना है, तो हम हेडिंग यूज कर लेते हैं, H2 यूज कर लेते हैं, H3 यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी एक मीनिंग है जिसको सॉरी सर्च इंजन जो हमारा है उसकी एक इम्पोर्टेंस, उसको एक इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें क्या करना है, हेडिंग का यूज जब जरूरत है तभी यूज करना। क्रम आपको पता है, एक पेज में हमें कितना यूज करना है H1 का, एक ही बार यूज करना है, ठीक है। अब कर सकते हैं मैक्सिमम, बट ट्राई करिए कि आपको सिर्फ एक बार आप H1 यूज करिए, बाकी आप H2 और H3 में यूज करिए। H2 H3 भी आप कैसे यूज करेंगे कि अगर आप मान लो एक ब्लॉग बना रहे हैं, उसमें अगर आपको H3 H2 दोनों यूज करना है, तो पहले H2 यूज कर लीजिए फिर H3 यूज करिए, ठीक है। बाकी हाँ, अगर आपको बोल्ड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करें। स्ट्रॉन्ग
भी आपको बोल्ड बनाता है, बी टैग बी से भी आप बोल्ड बना सकते हैं, पर दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर आपको इटैलिक बनाना है तो आप आई से भी यूज करके इटैलिक बना सकते हैं, और ईएम से भी यूज करके बना सकते हैं, बट उसका भी थोड़ा सा अलग, बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अभी अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे। बट हर एक एलिमेंट क्या है, एक मीनिंग है, बस ये याद रखिए। ठीक है, कि वेबसाइट में आप जो भी एलिमेंट आप यूज करेंगे उसका एक पर्पज होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैक्सिमम आपको एलिमेंट हम कौन कौन सा यूज करेंगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो, मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा था, तो इतने ही एलिमेंट की ना आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, अगर आपको करना है तो ट्राई करिएगा, अगर पढ़ पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप कर दूंगा। तो वो ये सारे एलिमेंट हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं, बट इसमें भी जिसमें हमने ये टिक लगा रखा है ना, उसके बारे में आप हम्म। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे सिमेंटिक जितने भी हमारा वर्ड था, जैसे हमने देखा हेडर फुटर फॉर्म, हमने देखा नेव नेव देखा हमने, मेन सेक्शन, मेन एलिमेंट सेक्शन, यूएल, एल आई, साइड। ठीक है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे आप सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बट ये चीजें क्योंकि हम बहुत बार यूज करेंगे तो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बस सब सारे चीज का मतलब एक ही है। बट अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपको टाइम है तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप, क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें क्या है, ब्लॉक एलिमेंट ही, मैक्सिमम का सारे ही ब्लॉक एलिमेंट, क्यों, कोई है इसमें इनलाइन एलिमेंट? नहीं। नहीं। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी विड्थ लेता है। पूरा वेट सर्कल, बट डिजाइन के पर्पज से, जैसे कि हमने क्या बोला, जैसे हमने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें हमें क्या है, बीच में कोई डिजाइनिंग करनी है, तो हमें उसमें इनलाइन एलिमेंट का यूज तो करना ही पड़ता है ना, तभी तो हम उसको डिजाइन कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? हम्म। तो आपको क्या करना है कि कुछ इनलाइन एलिमेंट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, तो ये दूसरी इमेज हमने इसेंशियल है। अगर आप जैसे कि आपको पैराग्राफ में कुछ करना है तो हम मैक्सिमम इसमें स्पैन का ही यूज करते हैं, स्पैन या फिर आई टैग का भी हम यूज कर ही लेते हैं। बाकी तो एंकर टैग आपको पता ही है, लेबल, ये सारे क्या है, इनलाइन इनलाइन एलिमेंट है। एलिमेंट। इनलाइन ठीक है, एलिमेंट। तो ये पता है कि दो ही टाइप, बाय डिफॉल्ट दो ही टाइप के आपको एलिमेंट मिलते हैं, बाकी आप अलग अलग टाइप के डिस्प्ले प्रॉपर्टी देके हम यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। बट हमें इतने एलिमेंट अगर आपको पता है तो आप इजीली किसी भी टाइप की वेबसाइट का जो कंटेंट है हम वो बना लेते हैं। ठीक है, और एक दो तीन बातें हैं जो ना जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो हम HTML आप आगे भी करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हम कंटेंट के लिए ना जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। मैंने बताया, कंटेंट हम जावास्क्रिप्ट से भी लिख सकते हैं, HTML के सारे एलिमेंट हम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। बट एक सही डिजाइन क्या है कि HTML जिसके लिए बनाया गया है, नहीं, वेबसाइट में जो भी कंटेंट आप देखते हैं, हेडिंग देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, उसको ना ट्राई करिए कि सारे चीजें के लिए आप HTML कोड करिए। ठीक है, और जैसे कि क्या है कि हर एलिमेंट भी अपनी ना स्टाइलिंग कर सकते हैं, हम एलिमेंट के भी एक प्रॉपर स्टाइलिंग तो होती है, बट स्टाइलिंग के लिए हमें इनलाइन CSS का यूज ना करके मैक्सिमम हमें क्या करना है, CSS एक्सटर्नल या सॉरी इंटरनल या एक्सटर्नल CSS का यूज करना है, जो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने क्या बताया पहले ना, आप देखेंगे जो एलिमेंट होते हैं HTML के, पहले जैसे अभी हम लोग सेंटर कर लेते हैं CSS प्रॉपर्टी से, नहीं सर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पहले सेंटर यस ना सर। HTML एलिमेंट भी होते थे। ठीक है, क्या होता था, ऐसे कुछ होता था। ठीक है, अब तो उसे भी ब्राउजर उसको ना एक तरीके से डी प्रमोट कर रहा है कि आप उसका यूज ही ना करो। बट फिर भी आपको याद रखना है कि हमें क्या करना है, या दिमाग में क्या रखना है कि जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो किसके थ्रू लिखेंगे, हम लोग HTML के थ्रू लिखेंगे। HTML के थ्रू स्टाइलिंग जावा करनी के है, लिए। वो किसके थ्रू, नहीं जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं करेंगे, हाँ जावा। जावास्क्रिप्ट से ना यस सर। सिर्फ और सिर्फ ट्राई करेंगे इंटरैक्टिव बनाने के लिए। अगर कोई ओके। कंटेंट को मैनिपुलेट करना है, ठीक है, इवेंट लगाना है, क्योंकि हमें हम्म। CSS में क्या होता है ना, काफी सारे ब्राउजर के इवेंट नहीं मिल पाते। ठीक है, दो ही चार इवेंट हमें मिल पाते हैं, जैसे हावर का या फिर एक्टिव, सब क्या है, इवेंट ही तो है। हावर मतलब एक स्टेज
जो हम लोग क्या होता है, यस। पोजीशन तो है, स्टेट चेंज हो रहा है उस एलिमेंट का। तो ऐसे इवेंट है ना जावास्क्रिप्ट में काफी चीजें हैं। इसीलिए हम वैसे इवेंट के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो आपके दिमाग बस याद रखिए, कितनी भी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, सारा कंटेंट किससे आएगा? HTML से ही आने वाला है। HTML से। ठीक है। ओके। तो इसीलिए ना एलिमेंट के बारे में अगर जानते रहेंगे, तब उतने ज्यादा अच्छे एलिमेंट आप यूज कर पाएंगे। क्योंकि एलिमेंट भी अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पर्पज के लिए हम यूज ही कर रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर हमें किसी भी पैराग्राफ में जो हमने वर्ड यूज किया उसको अगर स्मॉल बनाना है, तो हम CSS से भी कर सकते हैं। नहीं, यस। फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं उसका, कुछ कर, बट यस। स्मॉल देखो उसके लिए टैग ही बना दिया गया है। तो वहां पे अगर हाँ। हमें बनाना है तो हम स्मॉल टैग यूज कर सकते हैं। इसका प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कहाँ पे यूज कर सकते हैं स्मॉल टैग पर। तो ट्राई करिए ना, धीरे मतलब कंपलसरी नहीं है, बट जानते रहिए कि हाँ ये टैग होता है। अगर हमें इस टाइप का कुछ करना है तो हमें ट्राई करना है कि HTML के ना एलिमेंट के थ्रू हम उसको बनाए, ना कि CSS। जैसे कि मैंने क्या बताया कि CSS से भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो HTML का टैग कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट कर रहा है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट से भी हम वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट लेके आ सकते हैं जो कि हम CSS में HTML में कर रहे हैं, या CSS का कोड हम जावास्क्रिप्ट में भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। बट स्टाइलिंग के लिए हमें ना डॉम का यूज नहीं करना है। वहां भी ना डॉम मैनिपुलेशन में हम बेसिकली जो CSS अभी कर रहे हैं इमेज के लिए स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो ना जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग स्टाइल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो लैंग्वेज जिसके लिए बनाई गई है, कि दिमाग में हमेशा ये क्या रखना है कि हमें वो काम के लिए उसी लैंग्वेज का यूज करना है। क्लियर? हम्म। ये बातें याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कल से पहला हम हेडर बनाएंगे। हेडर में यस सर। आप भी प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि हमें HTML सॉरी फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड, और जो हमने क्लैंप फंक्शन पढ़ा था, जाना था थोड़ा बहुत, उसको पढ़ के आइएगा, हम्म। उसका यूज करेंगे। क्योंकि ना उससे बहुत ही ज्यादा आप रिस्पॉन्सिव और कम कोड में भी ये बना दें। तो अगर हम पढ़ ही रहे हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ मतलब नई प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें और भी ऑप्टिमाइज बना सके, ताकि लगे कि हाँ हम 2024 में वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। तो कैल्क फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो पढ़ के आइएगा। रिपीट जो हमने पढ़ा था ग्रिड में, ठीक है, रिपीट के साथ हाँ। ऑटो फिट का यूज करेंगे हम लोग। वहां पे मिन और फील और मैक्स का फिट। यूज करेंगे। ठीक है। तो उसको भी पढ़ गएगा। ठीक। ये तीन चीजें हमने बताया आपको। क्या पहला, कि आप कैल्क के बारे में पढ़ के आइए, तो उसमें हम यस कैसे सर। कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली एक एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन क्या करता है, हमेशा एक रिटर्न क्या करता है, वैल्यू करता है। जावास्क्रिप्ट में भी हमें पढ़ना होता है कि एक्सप्रेशन और हम्म। स्टेटमेंट में अंतर क्या होता है। सिंपल नहीं, तो एक्सप्रेशन हमेशा क्या हम्म। करेगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी यूज करिए, कोई भी कैलकुलेशन करें, लास्ट में क्या होना चाहिए, रिटर्न एक वैल्यू होना चाहिए। तो कैल यस सर। के बारे में पढ़ के आइएगा, ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आए। क्लैम्प फंक्शन जो है उसको पढ़ के आइएगा। और क्योंकि परसेंटेज और BH का मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे, और प्लस REM और EM, ये चार चीजें कैसे काम करती है हमने बताया तो है ही। तो आप पढ़ के भी आइए, ठीक है, क्योंकि हमें इसी का यूज करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि हम वो अभी तक हम फ्लैक्स से पहले भी हम वो लेआउट बना सकते थे। बट हमें ट्राई क्या करना है, मीडिया क्वेरी का बहुत ही कम यूज करना है। मैक्सिमम काम फ्लैक्स और ग्रिड से ही कर लेना अपने वेबसाइट के लेआउट के लिए। क्लियर? और ओके। रिपीट वाला जो हमने पढ़ा ग्रिड में, तो वो जरूर पढ़ हम्म। लीजिए। रिपीट, रिपीट विथ ऑटोफिट। ऑटोफिल रिपीट पढ़ लेंगे तो कैल। अच्छी बात है, यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी पहला सेक्शन बनाएंगे, वहां पे ऑटोफिट का ही यूज करेंगे। ठीक है। विथ मिन मैक्स, ये करके चलिए मिलते ओके। हैं कल। कल एट ओके थर्टी सर। पे कल से कोड करना शुरू करते हैं। इस चीज पे ठीक है जो भी सर। चीज हमने की है, अगर आपको हो तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये सारे एलिमेंट ना, जो नए लोग हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, ट्राई करिए जो भी मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया है, इतने एलिमेंट बस ना प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत नए जानने की जरूरत नहीं है, एक बार बस उसको देखना ही है। आप बना के ना कोड में ट्राई करिए कि स्पैन लिखिए या स्मॉल लिखिए, फिर उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखिए, देखिए कैसे बिहेव कर रहा है। पढ़ने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बनाने आएगी है। तो इस चीज का क्या करना, कोड करिए, कोड में फिर ना लाइव करके देखिए कि कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक।
और कुछ एट्रीब्यूट भी आप ओके। देख लीजिएगा, जैसे कि एसआरसी, और जो हमारा हम्म। आल्ट है, एचरेफ है, और कुछ हम्म। ग्लोबल, ग्लोबल का यूज तो करेंगे नहीं, कोई बात नहीं। बेसिक देख लीजिएगा किस एलिमेंट के साथ ना कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो जाए तो कर लीजिएगा, अच्छी बात है। अदरवाइज को इनपुट के साथ ना कौन कौन सा यूज करते हैं एट्रीब्यूट, यस सर। तो उस वाले सेक्शन में हमने देखा ही था। हम्म। तो रिक्वायर्ड वाले हाँ। जरूर पढ़ के रखिएगा, उसके बारे में जानिए। इमेज में तो आपको सबको पता ही हो, इतना बार यूज कर ही लिया हम लोगों ने, हम्म। तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो बट ये एलिमेंट जरूर एक बार प्रैक्टिस हाँ। करिएगा, आप लोग जरूर करके आना, क्योंकि ताकि ज्यादा अच्छा रहे। ठीक। और इंस्पेक्ट वाला ठीक है। अगर प्रैक्टिस करिए, कर सकते हो तो वो करके देखिए। कल बनाते हैं हेड सेक्शन को ऑप्टिमाइज, और आप लोग बना सकते हो। मैंने क्या बोला कि देखो हम कल तो बनाएंगे बनाएंगे, और आपको भी टेस्ट करना है ना, तो एक काम हम्म। करिए। मैंने गिट तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो सब लोग क्या करिएगा, अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए अपने अपने नाम का, हम्म। जो भी वेबसाइट बनाना है। उसमें हेड सेक्शन अगर आपको सीएसएस आती है, तो ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके ऑप्टिमाइज मोबाइल, टैब और वेबसाइट, सिंपल लैपटॉप के लिए, इसके लिए हेड सेक्शन बना सकते हैं। तो बनाइएगा ताकि आपको पता चले कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ताकि हम लोग कल जब डिस्कस करें तो आप ना उस चीज़ को तो अपने प्रोजेक्ट में बना के गिट पे पोस्ट करिएगा। इसी में क्या होगा कि आपका गिट और गिटहब की भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो आज का यस। होमवर्क इतना ही है, इतना करके अगर आप भेज बना सकते हैं, और अपने सारे लोग अपने अपने गिटहब के प्रोफाइल का ना लिंक मुझे भेज दीजिए, ताकि ना मैं चेक भी कर लूँगा। तो जिसका हो ओके जाए सर। वो मेरे को ना मैसेज कर दे कि सर मैंने हेडर सेक्शन बना दिया है। ठीक है। ठीक। और कैसे बनाना ठीक है है सर। मैंने बताया, ग्रिड का यूज करना है। ग्रेड यूज ट्राई करना करना है। ग्रिड या फ्लक्स, दो में से एक ही यूज करना ग्रेड। है। और ट्राई करिए ओके। ग्रिड का यूज करिए, क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो ग्रिड का ही यूज हम्म। करें ताकि आपको थोड़ा मेहनत ना। ठीक है। ओके। जरूर नेहा जी, सुन लिया आपने? हेलो। सुन लिया सर। ठीक है, तो कल जरूर आपसे ही शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट, और क्योंकि आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि बहुत आप लोग, हमें पता यस है सर। मेहनत मेहनत कर नहीं रहे हो, नहीं, बस पढ़े रहे हो पढ़े रहे हो। नहीं नहीं, वही तो और बनाना, सिर्फ हेडर बनाना, वो रिस्पॉन्सिव बनाना है और गिटअप हाँ, करना है। आप रिस्पॉन्सिव ग्रेड के का यूज बनाने करना के है। लिए आपको सब कुछ करना होगा, शायद मीडिया क्वेरी भी लगानी पड़ जाए, लगा देना, पढ़े थोड़ी तो ही बहुत। है। नहीं, पढ़े तो ही ना, हाँ। जितना पढ़े बस हाँ। उतने की जरूरत है, उतना ही बन जाएगा। बट ट्राई करना, ओके। नहीं आएगा तो हम लोग पूरा तो बनाएंगे, क्योंकि वेबसाइट बनाने जा ही रहे हैं, हम लोग सब कुछ करेंगे। बट एक बार आप करके आओगे ना, तब पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर, नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि समझना ही ठीक है। जरूरी है आपके लिए। नहीं आता कोई बात नहीं, बट ट्राई करिएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट का सेटअप बना के हमें भेजिएगा, गिटअप की अपने डिपोजिटरी का लिंक। ठीक है। ठीक, मिलते हैं कल। ओके, बाय। ठीक है सर। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। चलो, गुड नाइट। ठीक है। तो परवेज जी, परवेज जी, क्या हुई? हुई नहीं? ठीक है ये सर। वेबसाइट बना रहे थे एक हफ्ता पहले इनसे, तो अब परवेज जी, अब तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो बना लीजिएगा, बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर बन जाता है, आप लोग भी ना ट्राई जरूर, तन्मय जी, यस सर। नेहा जी, ठीक है, हाँ हाँ। बनाओ, वेबसाइट बना के दिखाओ हमें भाई कितना कर पा रहे हो। प्रदीप जी एक बात कहें, हाँ, अभी नहीं बना पाएंगे। मैं इस हफ्ता मुझसे नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत दुर्गा पूजा के चक्कर में घर पे तो लोग, इसमें मतलब ये कितना भी है टाइम क्या। लगने वाला है? आप अब यही तो दिक्कत है ना। ठीक है, आधे घंटे, अभी आज बैठ के बना लो, 1 घंटे की बात है। नहीं, अभी ये यहाँ से उठूंगा, मैं निकलूंगा अभी। कोई बात नहीं, रात में आके बना लेना, कल बना लेना, सुबह सुबह रात अब देखो सुबह कितने बजे आऊंगा पता नहीं, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो मैं बना दूंगा। ठीक है, देखो अगर आपके पास एक, देखो या तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा, इसलिए आप हाँ वो सोच रहे तो हो। है, वो तो है। तो अगर आप ज्यादा टाइम लग रहा है, तब तो और प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आप इस सिंपल से एक सेक्शन के लिए अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको ना उस तरीके से तो देखो आपको काम नहीं मिलने वाला, नहीं, कि अब एक सेक्शन बनाने जा रहे, ट्राई तो आपको ये करना, ठीक है, आप, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि आप एआई का नहीं यूज, बस मैंने बस कंडीशन ये रखा है कि ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स
आप कर लो एआई का यूज। अगर एआई से भी आप रिस्पॉन्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या सीखना है, एक तो आपका काम होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यस सर। लगता है आप स्मार्ट हैं, एआई का भी यूज करिए, बट बनाइए ताकि आपको ना प्रॉब्लम फेस हो। एआई का एआई अगर में भी यूज कर अगर, सकते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो करो, कुछ भी करो, मैंने नहीं बोला कि आप ना जाके लिखिए, बट हाँ उसमें भी एआई को भी आप कमांड कह दीजिएगा कि वो ग्रिड से बना के दे। और जो भी मिले ना, अब पढ़ने की देखो, अब मेरे लिए मत बनाइए, ठीक है। अब एआई से कॉपी करके ना बना सकते हैं, बट ना उस कोड की समझना भी जरूरत, होता है। हाँ पढ़ हाँ। लीजिएगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि ये फिर जो आपको। नैब में कितना मतलब ये कितना रखना पड़ेगा? ऑप्शन कुछ रखना पड़ेगा कि वही जो टॉगल मेनू बार है उसी से और बनाए? जैसे मैंने बताया सिंपल बनाना है, एक आपको बस लोगो होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका मेन्यू होना चाहिए, 4-5 मेन्यू आप लिख लीजिएगा, होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद मतलब जो कितनी, भी है। मतलब क्या क्या बनाना है एक नए बार में? एक तो हेडर, मतलब कि वो होना चाहिए हमारा एक लोगो, ठीक है। और हाँ और एक लिस्ट होनी चाहिए न्यू बार। एक सर्च बार होना चाहिए और आइकन, इतना लगा दें, नहीं, मतलब क्या बनाए? सर्च बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्च बार क्यों ही बनाओगे, क्या ही सर्च करवाओगे आप, ठीक है। और सर्च बार का एक लोगो पर्पज बना होता है। देंगे, मेन, होम, सर्विस और कॉन्टेक्ट नहीं बस। नहीं, जी, मैं वही बोल रहा हूँ, सिंपल तीन चार आपको अगर हो क्या। जाए, तीन चार अगर हो जाए तो रेस्पॉन्सिव आने में दिक्कत हो जाएगा ना फिर वो, हाँ तो मतलब आपको सीखना क्या है, वो तो हमें भी पता है, बना दोगे, वैसा कौन सा बड़ी बात है। सारा चीज तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, कि हमारी हाँ वेबसाइट क्योंकि, रिस्पॉन्सिव दिखनी चाहिए। हाँ मतलब जब जब श्रिंक करेंगे तब वो मेनू हाँ, बार कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, वो तो जावास्क्रिप्ट से होगा ना, कि वो भी क्या सीएसएस से हो क्या? जाएगा। क्यों होगा सीएसएस जावास्क्रिप्ट से। में, उसके ये मीडिया क्वेरी सीएसएस से से होगा वो। होएगा। हाँ सीएसएस ही ग्रिड होगा। यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट ये इतना तो भी ऐसे आप बोल मत रहे थे सोचो कि तो। जावास्क्रिप्ट ने नहीं बहुत कुछ लगेगा बदल इसमें दिया। जावास्क्रिप्ट। बट जावास्क्रिप्ट बस यही कि जैसे ना कि कुछ चीजें हैं कि जहाँ पे ना इंटरेक्शन के लिए ज्यादा हम यूज करेंगे, ठीक है। कि जैसे कोई इवेंट के लिए पर्पजली, कि हम अगर मान लो बटन वो पे जैसे कि क्लिक वो कर रहे रहते हैं, हैं ना सर। तो वो कौन सा हमें फंक्शन, जी बताइए। वो स्लाइडर वगैरह रहते हैं जिसमें लूप चलते हैं कि हाँ 3 बार में पहला स्लाइडर करना चाहिए, लूपिंग चलती है वहां पे जो लगती है हाँ जी, जावास्क्रिप्ट, है ना। कि कितने टाइम के बाद शुरू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ भी कर हाँ। सकते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे हमने बताया, एनिमेशन में भी हमने, हमें डिले का ऑप्शन तो देता ही देता है। हम्म। बट क्या है कि वहाँ पे ना हम बेसिकली ना कई सारे फंक्शन हमें मिल जाते हैं, जैसे टाइम इंटरवल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कि अच्छा इतने समय तक वो के लिए ऑन चलना चाहिए, की इतने। होता है एक। जी, और बाकी वहाँ पे ना हमें इवेंट बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ना हम्म। हावर का, अब एक इवेंट है, हावर क्या, जब हावर करें तभी वो काम करे, नहीं एक्टिव जब हो तभी वो काम करे, ऐसे आप सीएसएस में पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको 5-6 ही तो इवेंट मिल रहे हैं, हावर का, फोकस का, एक्टिव का, वैसे और कुछ का दो। बट जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे 40-50 इवेंट आपको मिल जाएंगे। जब वेबसाइट अपलोड हो रही है, ठीक है, जब लोड हो रही है तब आपको कुछ चलाना है, नहीं हाँ, उसके कोड इवेंट तो हो रहे चला हैं, विंडो सकते हैं। के इवेंट है ना तो सर, वहाँ पे ऐसे बहुत ना। सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सारा चीज वहीं पढ़ते हैं, इवेंट के बारे में ही ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बाकी सर। तो बहुत सी चीजें तो है ही, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सिंपल बात है, प्रोग्राम तो आपको सर प्रोग्रामिंग उसमें कितना लैंग्वेज में टाइम ही लिखना है। लगेगा? क्या हुआ? मतलब उसमें सीखने में कितना टाइम लगेगा? जावास्क्रिप्ट, हम्म। आप पहले ये प्रोजेक्ट कर दो, फिर मैं बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम कि आपको जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ से ना पता तो चल जाएगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो फिर उसी यस सर। हिसाब से मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम कि कितना तो टाइम में आप जावास्क्रिप्ट जो सीख। आपने बताया हेडर बनाना है, उसमें बस दो ही चीज रखनी है, मतलब एक लोगो अरे और बस, या और हाँ, लोगो नेव बार। और आपको क्या करना है, मोबाइल में जब बनाए तो क्योंकि पूरा नेव बार आएगा नहीं, तो आपको वहां पे क्या करना होगा, वो जो बटन 3 डॉट, हमने थ्री अच्छा, वो लाइनें वाला देखी थी। बटन शो हो जाए हमारे मोबाइल वाले टैब हाँ में? ठीक है, और फिर उस पे क्या करना है कि उस पे हावर इफेक्ट लगा देना है, कि जब वो उस पे हावर करे तो वो जो मेन्यू है हमारा, जो कि वो वाला हॉरिजॉन्टली दिख रहा है वो वर्टिकली दिखने लगे, और वो दिखे हमें। मतलब। तो ओके है सर। तो समझ रहे, काम समझ का, तो रहे। क्योंकि ये सब करना ही अब अब जगह पढ़े नेहा जी हैं। को पता चला कि दिक्कत कहाँ आने वाली है। किसको? नहीं, चलो नहीं सर, आपको बन आपको जाएगा। बन जाएगा ना, हाँ करो प्रैक्टिस। देखो बन जाएगा। वही चीजें तो सीखनी बनाएंगे, है ना। ट्राई तो करेंगे। ट्राई करो, और क्या, सिंपल ट्राई करने की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राई कर लो कि तो फिर हम तो बताएंगे नहीं। और वहां पे, और जैसे आप बदलो ना, क्योंकि देखो ना, अगर जावा यहाँ पे आप नहीं सोच पा रहे हो, फिर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी मेहनत करनी पड़ जाएगी ना। तो क्योंकि यहाँ पे पढ़े हैं, मैंने आपसे ये भी बोला है कि कुछ नया नहीं ट्राई करना है।
सिर्फ बस सोचना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो बना दे। सोचो और टाइम तो दो। देखो आप पढ़ रहे हो कि भाई पैकेज लगना चाहिए हमारा अच्छा खासा, ठीक है, अच्छी जॉब मिले, और मेहनत कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, उसमें भी कंडीशन लगा दे रहे हो कि नहीं। ठीक है। ये दुर्गा पूजा का सप्ताह है ये ना, इसीलिए बोल ये रहा हूँ, नहीं कुछ तो नहीं मैं होता नहीं है। बोलता। अब ठीक है, देखो आप बोलो, हमसे बोलने से क्या ही मिल जाएगा, नहीं। हम कौन से आपको पैसे दे रहे हैं, नहीं, कि आप पैसे देना बंद कर देंगे लाइफ में। ठीक। है, याद तो आपको अपना रखना है, नहीं। ठीक है, तो इसलिए जितना मेहनत कर सकते हो करिए, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी। अगर आपको यहाँ पे आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, अभी HTML CSS तो है जरूरी, बट आज के समय में ना HTML CSS सिर्फ पढ़ के ना वेबसाइट का सिर्फ 20% हिस्सा आप कर रहे हो। ठीक है, 80% पढ़ना बाकी है। ठीक है, बहुत सारे एडवांस चीजें पढ़ना बाकी है। बट हाँ, वहाँ पे यूज नहीं सबका होने वाला है, इसीलिए इसको मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और इसलिए ना आपको पहले से बोलूँगा कि इतना कंफ्यूज मत हो के ना, अभी आप आगे आगे एक चीजें देख रहे हो, क्योंकि आगे एक चीजें ऐसे पढ़ने जाओगे ना, इतनी चीजें हो जाएंगी कि आपको 2 साल लग जाएंगे फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में। तो आपको फंडामेंटल अगर क्लियर है, तब आप 8-9 महीने में बनते हैं। अदरवाइज ऐसे ही बस यूट्यूब पे देख के कि अच्छा चलो ये देख लिया, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, फिर तो आप 2 साल में भी ना आप बोल नहीं पाएंगे कि हम ना वेबसाइट बना लेंगे, फुल स्टैक सब कुछ कर लेंगे, डिप्लॉय कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। क्लियर। तो इसीलिए जितना बोला जा रहा है उतना कर लो, अच्छा है आपके लिए ही, नहीं हमारे लिए तो कर नहीं रहे हो। हाँ, सिंपल। और जब तक हम फ्री हैं तब तक हमारा भी यूज कर लो, अदरवाइज ऑब्वियस बात है। नहीं। हाँ, हर चीज तो समय, सब सब हर समय तो सेम चीज तो होने वाली है नहीं, नहीं। नहीं नहीं, जितना बिल्कुल अभी हम बिल्कुल बात सही कर बात है। पा रहे हैं शायद में भी हम्म। आगे ना हो पाए, नहीं। ठीक है, ठीक। तो इसलिए जब जितना टाइम दे रहे हैं आप भी यूज करके अच्छा करो। अब देखो जितना फास्ट करोगे ना, हम 4-5 दिन में पूरी वेबसाइट बना साइट कर, अदरवाइज 10 दिन लगा देंगे अगर हमें कुछ सब कुछ करवाओगे तो। ठीक है, और फिर आप सबको प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सारे सेक्शन ना जल्दी से कवर कर लो। ओके, ठीक। चलो मिलते हैं भाई। ओके।